तो मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि जो भी है इसमें मैं हिस्ट्री पूरा पढ़ूंगा। तो उस टाइम करीबन अभी भी शायद 4-4.5 हज़ार स्टॉक लिस्टेड है। मैंने कोविड में सर 4.5 हज़ार स्टॉक हर टाइम फ्रेम, डेली, मंथली, वीकली, तीनों पे हर स्टॉक देखा है। इंग्लिश में सेइंग है कि देयर आर ईयर्स व्हेन नथिंग हैपेंस एंड देन देयर इज अ मोमेंट वेयर ईयर्स हैपन। को स्टॉक्स में पैसा बनाने के लिए मल्टीबैगर्स नहीं चाहिए, आपको बेसिकली चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जो बोला जाता है कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़, जैसे कि किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो वो रिजल्ट से पहले स्टॉक भागेगा और जैसे ही रिजल्ट आएंगे वो गिर जाएगा। और जीनियस लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि उनको अपनी गलती मानने में टाइम लग जाता है। बात नहीं, हम लोग जो बिजनेस में है वो रिग्रेट का बिजनेस है सर, ओपनली बोलता हूँ मैं। ट्रेडिंग तभी अच्छी होती है जब उससे आपको पैसा नहीं चाहिए। व्हेन यू ट्रेड फॉर ब्रेड एंड बटर, ट्रेडिंग अच्छी नहीं होती। तो फुल टाइम ट्रेडर सर बनना चाहिए, बस ये है कि आप पैसे के लिए करोगे तो मार्केट आपको बहुत धोएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज का जो हमारा मास्टर्स इन वन का एपिसोड है ना, वो हम लोग शूट कर रहे हैं आयुष सांजना के साथ। थैंक यू। नमस्ते आयुष। हाय गाइस। हाय सर। हाय। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आयुष जो है ना वो साकेत के साथ काम करता है और साकेत बेसिकली ऑप्शन सेलिंग देखता है। और मैंने आयुष के साथ वीडियो बनाने का इसके लिए प्लान किया क्योंकि आयुष ऑप्शन सेलिंग तो करता ही है, बट साथ साथ में आयुष इक्विटी में भी बहुत अच्छे ट्रेड करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आयुष का ये वाला पार्ट आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आयुष ने मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो आप लोगों को बहुत काम आ सकती है। तो आज हम लोग वो आयुष से सीखेंगे। एंड आयुष, ये सारी चीज़ें सीखने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप मार्केट में कितने साल से हो? सर मैंने स्टार्ट किया था 2017 से, जब मैं स्कूल में था। और तब से मैंने इनिशियली मेरा इंट्रोडक्शन मार्केट में हुआ था क्योंकि मैं वैरेन बफेट से बहुत इंस्पायर हुआ था। तो वैरेन बफेट से इंस्पायर होने के बाद जो सब लोग करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, वही मैंने किया। और उसमें मैंने बहुत कंसंट्रेटेड बेट्स लिए थे। पर एक चीज़ मैं जो मिस कर रहा था, मेरे सारे स्टॉक सिक्लिकल थे जो अपने पीक साइकिल्स पे थे 2017 में, और मैं कंसंट्रेट रहा। और फिर 2018 में जो हुआ वो हम सब ने देखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप 60% डाउन थे, तो उससे मेरे को हिट मिला। और फिर 2017 और 18 और 19 ये 3 साल ऐसे थे जहाँ पे एक बिगिनर जो ब्लो अप करता है, मेरा एडवांटेज ये था कि मैंने कभी ब्लो अप नहीं किया था और मेरे लॉजिक्स थे। भले मेरा डायरेक्शन गलत था, पर एक चीज़ मैं सीखा कि ऐसा क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रॉडरली लार्ज के ऊपर जा रहे थे और मेरे स्टॉक्स नहीं जा रहे थे। तो वहाँ पे थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हुआ और ये सीखने को मिला कि कुछ गलत मैं कर रहा हूँ, ना कि मार्केट गलत है। करेक्ट। जब मार्केट तो जनरली कभी गलत होता ही नहीं है, हम लोगों से ही कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा हो जाता है। तो आयुष, ये मार्केट में आने का आपको मतलब कैसे जैसे आपने बोला कि आपने वॉरेन बफेट जी से इंस्पायर होकर आए, बट फिर भी क्या ऐसा क्या ट्रिगर किया आपको? क्योंकि आपने स्टडी क्या किया है आपने? सर बीकॉम ऑनर्स किया है, बेसिकली कॉमर्स विद मैथ्स बैकग्राउंड। ओके। तो फिर ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि एग्ज़ाम के बाद कुछ और एक्स्ट्रा अदर स्टडी करके कुछ इंजीनियर बनूंगा या ये बनूंगा? आप फुल टाइम ट्रेडर कैसे बने? सर तो जैसे मैं थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ, मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं वो आईआईटी ग्रेजुएट हैं। ओके। तो उनको देख के मेरे को शुरू में लगता था कि शायद मुझे भी आईआईटी कर लेनी चाहिए। ओके। पर 10th के बाद जैसा कि सब लोग करते हैं, एक मेरे शहर के पास एक कोटा शहर है जहाँ पे मेनली आईआईटीज़ का पूरा हब है। तो मतलब आप बेंगलोर से नहीं हो? हाँ, मैं राजस्थान से हूँ सर। ओके। तो वहाँ पे मैं एक एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट देने गया था। तो वो टेस्ट देते ही मुझे पता चल गया था कि साइंस मेरे लिए नहीं है। आई एम बेसिकली नंबर्स गाय, और मेरे को थोड़ा मनी माइंडेडनेस था तब से ही कि करना है तो कुछ ऐसा करना है जिसमें कि मेरे को टाइम भी मिले, और थोड़ा मेरा इंटरेस्ट मार्केट की तरफ था। तब इनिशियली मैंने 9th क्लास में एक बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड। बहुत जल्दी पढ़ लिया आपने बुक? हाँ। तो वो बुक से मुझे एक चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि अगर जो सब अमीर लोग हैं उनमें एक कॉमन चीज़ है कि वो किसी ना किसी बिजनेस को ओन करते हैं। अब मान लीजिए आप बोल सकते हो कि सुंदर पिचाई भी तो जॉब करता है, वो 1 बिलियन कमाता है, पर वो एक है। हाँ, मतलब बहुत सारों में एक है। हाँ, बहुत सारों में एक है। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये भी एक फील्ड है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और क्योंकि 11th और 12th में बेसिकली कॉमर्स अगर कोई लेता है तो उसको पता होगा कि 11th 12th में आपको इतना हेक्टिकली फोकस नहीं करना पड़ता। तो वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, और वो जो टाइम था मैंने सब कुछ छोड़ के खाली मार्केट को दिया। ओके। तो 11th 12th में बेसिकली मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बेसिकली बहुत सारे जो भी बेसिक्स होते हैं कि कैसे स्टॉक लिस्ट होता है, क्यों स्टॉक्स है, उसके पीछे कैसे स्टॉक से अमीर बनते हैं या कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो सब मैंने देखा। और उसके साथ साथ मैंने पीटर लिंच, वैरेन बफेट, और इनिशियली मैं बोल सकता हूँ कि मैं वैरेन बफेट से ऑब्सेस्ड हो गया था, इतना मैंने उनके बारे में पढ़ा था। तो आपको क्या लगता है कि उनका सक्सेसफुल होने का सीक्रेट क्या हो सकता है?
सर फनीली अगर मैं बोलूँ तो वैरेन बफेट ने अपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग में बोला था कि मैं और चार्ली इसलिए रिच हूँ क्योंकि हम लोग 90 साल तक जी चुके हैं। एग्जैक्टली मैं पता है मैं चाहता था कि आप ये आंसर बोलो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वॉरेन बफेट जी जो है वो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस इसको ढूंढते हैं। एक्चुअली वैसा नहीं है। वो ऐसे बिजनेस इसको पिक करते हैं ना जो एक नॉर्मली अगर आप लॉजिक भी लगाओगे तो आप भी वो बिजनेस को पिक कर सकते हो, बट यहाँ पे वो जीतते इसीलिए है क्योंकि वो लंबे समय तक वो बिजनेस में बने रहते हैं और वो बहुत बड़ा चंक खरीदते हैं और जिससे वो बिजनेस भी ग्रो होता है और जैसे आपने बताया वो 90 साल तक अभी तक जिंदा है, तो उसी कारण उनकी वेल्थ बन रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हो या आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आप लोगों को जल्दी शुरू करना चाहिए और जितना हो सके उतने टाइम तक आपके इन्वेस्टमेंट को रखना चाहिए। मैंने बहुत देखा है हमारे इंडिया में जो हमारे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो सब लोगों को ऐसा बोलते हैं कि अभी आप बड़े, आपकी एज अभी 60+ हो गई तो आपको अभी इक्विटी नहीं करना चाहिए। नो डाउट, बात सही है, इक्विटी में रिस्क होता है, बट इक्विटी में भी ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे रिस्क कम होता है, जैसे लार्ज कैप हो गया, ब्लू चिप हो गया, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो ग्रेट, सुन के बहुत अच्छा लगा आपसे। और ये पॉइंट जो आपने बोला ना, मैंने सिर्फ सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ ये वाली चीज़। तो आयुष जी, अभी आपने फिर डायरेक्ट ऑप्शन में ही ट्रेडिंग शुरू किया था या फिर कुछ ऑप्शंस में कैसे आया? और आप अभी आपने जो मुझे बताया कि आप इक्विटी भी करते हो, सर तो वो कैसे हुआ? जैसे मैं जब स्टार्ट किया था मैं 11th क्लास में था, तो अब 11th क्लास में आपके पास आइडियाज़ हो सकते हैं, आपके पास एनर्जी हो सकती है, पर आपके पास कैपिटल नहीं हो सकती। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर आपको ये चीज़ करनी है फुल टाइम, तो अब मैं सबको ये एज अ रिटेलर बोलूँगा अभी कि कोई भी अगर फुल टाइम करने की कोशिश कर रहा है तो आप एक एडवाइस मेरी लीजिए कि आप अपनी स्किल किसी और के कैपिटल पे लेवरेज कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना ही कैपिटल ला के ये सीखना है। आजकल आप अगर पैशनेट हो और अगर आपके पास स्किल है और आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से जानते हो तो आपको इसी फील्ड में जॉब्स मिल जाएगी और उसके बाद पैरेलली आप अपना कैपिटल भी बिल्ड करके ट्रेड कर सकते हैं। करेक्ट। तो इनिशियली मैंने फिर कोविड जब आया तब मुझे एक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता चला। तो इनिशियली मैंने फेस टू फेस जो सीरीज़ है उसमें आपका इंटरव्यू देखा, मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखा, तो उससे मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है पर फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ आईटीसी मेरा एक सबसे बड़ा होल्डिंग था 2017 से लेकर 2020 तक, क्योंकि मैं एक तो मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि मैंने उस कंपनी के बारे में इतना पढ़ लिया कि मेरे को उससे वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि इस कंपनी में कुछ गलत है नहीं। वो ऐसा होता है, फंडामेंटल रिसर्च जो करता है किसी स्टॉक में, मुझे लगता है 1 आध महीना तो लग ही जाता है पूरी डिटेल में जानने के लिए। तो आप वो कंपनी से प्यार करने लगते हो, फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो अच्छी कंपनी है। हाँ, तो वही मेरे साथ हुआ। पर उसके बाद मेरे को रियलिटी चेक जब मिला, जब मैंने 2020 से पहले, कोविड से पहले देखा कि लार्ज कैप बढ़े हैं, स्मॉल कैप मिड कैप गिरे हैं, तो अगर मेरा खाली इंडेक्स में इन्वेस्टेड होता मैं तो भी मैं 12 या 13% कमाता और वहाँ मैं फ्लैट था। तो वहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि अब टेक्निकल्स को भी इम्पोर्टेंट देना है और वहाँ पे ही लॉकडाउन हुआ। तो मेरा जो कॉलेज था उन्होंने हमको घर भेज दिया था। तो उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि जो भी है इसमें मैं हिस्ट्री पूरा पढ़ूंगा। तो उस टाइम करीबन अभी भी शायद 4-4.5 हज़ार स्टॉक लिस्टेड है। मैंने कोविड में सर 4.5 हज़ार स्टॉक हर टाइम फ्रेम, डेली, मंथली, वीकली, तीनों पे हर स्टॉक देखा है। मतलब मैं उस पर एक स्टॉक को मैंने 15-15 मिनट भी दिया है ताकि हायर हाई हायर लो मार्क कर सकूं और उससे कुछ समझ सकूं। तो आज जैसे जो भी मैं हर वीक, हो सकता है कि बुल मार्केट में आपके पास जब स्कैन करते हो आप तो 700 स्टॉक 800 स्टॉक आते हैं, पर आज वो टाइम नहीं लगता। आप एक ग्लांस देखते हो और आपको समझ में आ जाता है ये लेना है कि नहीं लेना। तो वहाँ से मेरा एक मसल मेमोरी बिल्ड हुआ। करेक्ट। तो अभी फिर आपका ज़्यादातर ट्रेड ऑप्शंस में होता है कि आपका इक्विटी में ज़्यादा ट्रेड होता है? सर कैश मार्केट जैसे ऑप्शंस तो हम लोग डे टू डे बेसिस पे करते हैं और वहाँ पे हमारा ऑप्शंस में बेसिकली बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच रहता है। बेसिकली ऑप्शंस में जो लोग करते हैं उनको एक ही चीज़ चाहिए कि वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट फेज, या बुल मार्केट है, बेयर मार्केट है या कंसोलिडेशन फेज है, वहाँ पे पैसा बना सके। करेक्ट। तो हम लोग इस ऑप्शंस में नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं और जब भी मार्केट कोई भी रेंज ब्रेकआउट करता है तो हम लोग वन साइड रहने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि ट्रेंड के अगेंस्ट खड़ा नहीं रहना है। करेक्ट। क्योंकि स्टॉक्स लेवरेज नहीं है, ऑप्शंस लेवरेज्ड है। तो अगर आप जहाँ मतलब जो पैसा आप स्टॉक्स में 3 साल में हार सकते हो गलत होके, वहाँ वो 3 मिनट में चल जाएगा। तो वो चीज़ आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और ऑप्शंस बेसिकली आई डू बिकॉज दिस इज़ माई जॉब। बट मेरा जो एक अंदर से जो एक पैशन है या जिसको लेके मैं मतलब काम समझता नहीं हूँ, और
मार्केट को मैं काम समझता नहीं हूँ। आप मेरे को बोलो रात को 2 बजे भी स्टॉक्स के चार्ट देखने, मैं देख लूँगा। और जब बुल मार्केट रहता है आप खुशी से देखते हो, बेयर मार्केट में आपको थोड़ा खुद को फोर्स करके देखना पड़ता है। करेक्ट। तो आपका इक्विटी में क्या अप्रोच है, आप कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हो, आप मुझे वो बताइए। आप उसमें कैसे ट्रेड प्लान करते हो, आप अगर आपने ट्रेड प्लान कर लिया तो आपकी एंट्री, आपकी एग्जिट का क्राइटेरिया क्या होता है, और क्या आप पिरामिड भी करते हो। तो ये सारी चीज़ अगर आज हमारे व्यूअर्स को आप बता सको तो बता दीजिए। सो सर स्टार्टिंग पहले, जिससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ कि कैसे मैं स्टॉक्स पिक करता हूँ, तो अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो सब जो भी स्टॉक्स में होता है वो एक प्रिंसिपल में बेस्ड है, द परेटो प्रिंसिपल। हाँ, 80-20। तो ये मतलब एक इंग्लिश में सेइंग है कि देयर आर ईयर्स व्हेन नथिंग हैपेंस एंड देन देयर इज अ मोमेंट वेयर ईयर्स हैपेंस। तो जैसे बहुत बार क्या होता है कि स्टॉक्स बहुत सालों से कंसोलिडेशन करते हैं और वो फिर ब्रेकआउट जब भी देते हैं तो वहाँ मेजोरिटी मूव आता है। तो मैंने अपने जो 4000 स्टॉक्स मैंने देखे हैं उनमें मेरे को एक कॉमन फैक्टर मिला कि आपको अगर ट्रेडिंग करना है स्टॉक्स में तो आप डिसाइड कर लो आपका एक एरिना जहाँ पे आप प्ले करोगे। तो मेरा एरिना बेसिकली है 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई। तो यहाँ मैंने डिसाइड कर लिया कहाँ मेरे को स्टॉक्स देखना है। ओके, ये अपना एक डिसाइड हो गया। अब तो 4000 स्टॉक में से तो कितने कम हो जाएंगे फिर? अभी जैसे ये तो इसमें बहुत कम हो जाएंगे और ले दे के आपको मैं ले आऊँगा 100 स्टॉक्स पे, उसमें से भी हम खाली 10 ही ट्रेड करेंगे। अच्छा, तो जैसे ये वाला हमको पता चल गया कौन से ग्राउंड में हमको खेलना है। करेक्ट। अब एक बार आप ये डिसाइड कर लेते हो उसके बाद 6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको डिसाइड करना होता है कि क्या खरीदूं, कब खरीदूं, कितना खरीदूं और कब काटना है। और स्टॉक्स में बेसिकली एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि आपको हमेशा जो भी आप ट्रेड करो, आप डेली टाइम फ्रेम ट्रेड करो, आप वीकली टाइम फ्रेम ट्रेड करो, आप अगर 10 स्टॉक में ट्रेड करते हो तो 3 स्टॉक में आपका पैसा बनेगा। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेने का है, क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है जो एक अच्छे स्टॉक ट्रेडर को डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम एवरेज गाय और जो नहीं बनाता है, कि एवरेज बंदे को इससे ज़्यादा वैलिडेशन मिलता है कि वो सही है, ना कि इससे वैलिडेशन मिलता है उसने पैसा कितना बनाया। करेक्ट। फॉर एग्जांपल आजकल ट्विटर पे भी हम देखते थे लोग इससे ज़्यादा खुश है कि मैंने बोला था उसके बाद स्टॉक बढ़ गया, रेदर देन कि मैंने इसमें कितना बनाया है। तो द रीज़न मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को एक चीज़ हमेशा फैसिनेट करती है, मल्टीबैगर। पर मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू रखता हूँ कि आपको स्टॉक्स में पैसा बनाने के लिए मल्टीबैगर्स नहीं चाहिए, आपको बेसिकली चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक बंदा है जो 20% का स्टॉप लॉस रख के 100% बनाता है, और वहीं एक और बंदा है जो 5% का स्टॉप लॉस रख के 50% बनाता है। करेक्ट। तो वो दूसरा बंदा ज़्यादा पैसे बना रहा है अगर दोनों का एलोकेशन सेम है। क्योंकि पहला बंदे का रिस्क टू रिवॉर्ड 1:20 है, 1:5 है सॉरी, राइट, और सेकंड वाले का 1:10 है। तो अब मेरा क्या है कि आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि स्टॉक्स में हमेशा पैसा नहीं बनता, पूरा खेल लिक्विडिटी का है। जब इकोनॉमिक फैक्टर्स अच्छे होंगे तभी मार्केट भागेगा। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है मार्केट किस फेज़ में है। अगर हायर हाई बना रहा है ब्रॉडर इंडेक्स जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेक्टोरियल इंडिसेस, तो वहाँ आपको एक्टिव होना है, और बाकी टाइम मोमेंटम इन्वेस्टिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग में हम लोग कैश में बैठे रहेंगे। अब दूसरा सवाल आता है कि मैं इसमें भी जो कर रहा हूँ वो कैसे अच्छे से करूँ। तो जैसा मैंने इनिशियली बोला था कि जो आप 10 स्टॉक ट्रेड करोगे हो सकता है कि उसमें आपको 3 में पैसा बने। तो अब आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि 6-7 स्टॉक है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दे। मान लीजिए कि 4 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 4 में थोड़ा पैसा बन जाए ताकि वो बैलेंस आउट। अब अगर 3 ट्रेड मेरे ऐसे निकल गए जहाँ पे मेरे को 1:20 आर मिल गया, या 1:25 आर मिल गया, तो मेरा बेसिकली अगर 0.35% का भी रिस्क है तो मैं आराम से 30% साल का बना पाऊंगा। करेक्ट। तो फिर आप मुझे स्टॉक सिलेक्शन से और बाद में हम लोग कैसे उसमें करते, तो आपने कोई भी ट्रेड पास्ट में लिए थे उसका एग्जांपल लेते, और फिर अगर अभी आपको कोई लग रहा है कि अवेलेबल है तो आप वो भी डिस्कस करेंगे। तो बता दीजिए सर। तो सबसे पहले सर जैसा मैंने आपको बोला, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे स्टॉक स्कैन करता हूँ। ये कौन सा वेबसाइट है सर? screener.in। जैसे बेसिकली आप स्क्रीनर पे भी कर सकते हो, चार्टिंग पे भी कर सकते हो। तो ये सब फ्री वेबसाइट? हाँ, ये फ्री वेबसाइट है। ओके। और मतलब स्कैनिंग के लिए आपको, मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई बहुत एडवांस टूल चाहिए। बेसिकली चार्ट देखने के लिए भी कोई चाहिए पेड सॉफ्टवेयर? चार्ट देखने के लिए भी सर कुछ नहीं चाहिए। और आपका टाइम फ्रेम कौन सा रहता है? बेसिकली जब मैं स्टॉक्स देखता हूँ तब मेरा टाइम फ्रेम होता है वीकली। ओके। मंथली इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो बहुत लेट हो जाएगा, और डेली इसलिए नहीं देखता हूँ इनिशियली क्योंकि उसमें बहुत नॉइज़ होता है। तो जब मतलब सिलेक्शन के लिए हमें वीकली देखना चाहिए। जब वो 800 स्टॉक का लिस्ट आएगा या जो भी स्टॉक का लिस्ट आएगा उस पर वीकली देखना है। ओके। तो जैसे आपको मैं अपना सिंपल स्क्रीन दिखा देता हूँ। जैसा मैंने आपको इनिशियली बोला था कि मेरे को वही स्टॉक देखने हैं जो ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई पे। तो ये बेसिकली एक फैक्टर है जो दिखाता है कि 52 वीक हाई से कितना नीचे है। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेरे को वही स्टॉक दिखाओ जो 52 वीक हाई से 10% के अंदर नीचे है।
अब हो 52 वीक हाई पहुंचे नहीं है, 10% हो भी सकता है कि वो 52 वीक हाई पे, तो अगर 52 वीक हाई पे होगा तो ये परसेंटेज जीरो हो जाएगा। ओके, और ऑल टाइम हाई भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके। अब दूसरा फैक्टर आता है जिसमें मैं डिस्कशन करना चाहूँगा कि मार्केट में 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो अब क्योंकि मेरा मोमेंटम वाला अप्रोच है जहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिक्स काम आता है कि सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है, तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं पर्सनली लार्ज कैप्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। उसका क्या रीज़न हो सकता है? हाँ सर, उसका एक रीज़न है, मान लीजिए कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि 2 स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, एक स्मॉल कैप है, एक लार्ज कैप है, और दोनों में बाइंगनेस एक्टिव है। तो एक स्मॉल कैप मान लीजिए कि किसी फंड मैनेजर के वो 500 करोड़ है। अब वो 500 करोड़ अगर रिलायंस में डालेगा जो 13 लाख करोड़ की कंपनी है, तो उसमें क्या ही मूवमेंट आएगा। हाँ, उसमें कुछ पर वही 500 करोड़ अगर किसी 5000 करोड़ की कंपनी में डाला तो वो मिनिमम उसमें 10% का इम्पैक्ट आना चाहिए। आएगा, करेक्ट, बराबर है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो आपको नोट डाउन करना है कि प्रमोटर होल्डिंग कितना है। अब जैसे मान लीजिए 2 स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, एक में प्रमोटर होल्डिंग 85% है और एक में प्रमोटर होल्डिंग 10% है। तो प्रमोटर होल्डिंग मैं इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग ऐसी चीज़ है जो रोज़ ट्रेड नहीं होती। प्रमोटर रोज़ ना खरीदता है ना बेचता है, वो एक तरीके से ब्लॉक्ड है। अब मान लो कोई स्टॉक में बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हो रही है, तो बेसिकली अगर किसी की 85% प्रमोटर होल्डिंग है तो वो 12-15 बाकी 15% के लिए लड़ाई होगी, बस, बाकी तो ऊपर का कुछ होगा ही नहीं। तो एक तरीके से जो मैं बोलना चाहता हूँ, एक टाइम के बाद नो सप्लाई इज ऑल्सो वेरी गुड डिमांड, जो हमको अडानी स्टॉक्स में देखने को मिला था। करेक्ट। अडानी स्टॉक्स ऊपर भी एक जैसे गए क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग बहुत था, फ्री फ्लोट जिसको बोलते हैं अदर देन प्रमोटर्स मार्केट कैप, वो बहुत कम था। तो मतलब आप प्रमोटर होल्डिंग इसलिए नहीं देखते हो कि वो कंपनी अच्छी है या पहले ब्रेकआउट आना चाहिए, नहीं, उसके बाद मतलब बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं ना फंडामेंटल रीजन से कि प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है तो बेटर है। सर तो ये लॉजिक नहीं है, आपका लॉजिक कुछ और है। मेरा आपका लॉजिक ये है कि भाई मार्केट में कितने % ऑफ शेयर्स अवेलेबल है। अब पहले मेरे लिस्ट में आया है स्टॉक, उसके बाद मैं थोड़ा डबल कंफर्मेशन के लिए दूसरी बार जाऊंगा, पर मेरा बेसिक फैक्टर प्राइस ही रहेगा। करेक्ट। तो अब यहाँ पे दूसरा मैं डाल दूंगा कि मेरे को वही कंपनी दिखाओ जो 500 करोड़ और यहाँ पे मान लीजिए 50,000 करोड़, एक एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ। करेक्ट। और 500 करोड़ से ऊपर है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने 500 करोड़ से ऊपर की कंपनी देखी है कि आपने जो भी बहुत बार सुना होगा कि पंप एंड डंप होता है या स्टॉक्स को ऑपरेट किया जाता है, तो वो बहुत सारे काउंटर में होता है जहाँ आपको देखने को मिलेगा वन वे स्टॉक अपर सर्किट में है, रोज 5% या 10% के सर्किट लगते हैं, तो वहाँ से मेरे को दूर रहना है। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि प्राइस इंपॉर्टेंट है, पर मेरे को वो वाले एरिया में नहीं जाना है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं बनेगा। 500 करोड़ की कंपनी में अगर 10 टाइम जाएगी तो वो उसमें भी आपका पैसा बनेगा। तो फर्स्ट फिल्टर ये हो गया। अब इसके बाद आप बोलोगे कि यहाँ पे 676 स्टॉक आए, तो यहाँ पे आपका हार्डवर्क आता है। ये तो हमें मैन्युअली देखना है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हो तो आप कैश मार्केट में मत आओ। आपको कैश मार्केट में आना है, आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर लो, वो भी बहुत बढ़िया पैसा बनाती है। सबसे ज़्यादा पैसा वैल्यू इन्वेस्टिंग में ही है। मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, मैं उसको ख़राब नहीं बोल सकता। हाँ, बस सही बात है, नहीं समझ में आता है तो हम नहीं कर सकते, जो समझ में और मैं वो उसको धीरे धीरे सीखूंगा, क्योंकि एक टाइम के बाद आपकी एनर्जी नहीं होगी कि आप रोज 600 चार्ट देख सको, 700 चार्ट देख सको। करेक्ट। तो ये जो है ये आपका होमवर्क होना चाहिए, इसको आपको देखना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, जैसे अभी मैज़ागन डॉग बहुत अप किया, तो मेरे साथ ये हुआ था कि किसी फंक्शन की वजह से मैं हर वीक सैटरडे संडे को ये सारे स्टॉक स्कैन करता हूँ। किसी इंपॉर्टेंट डे की वजह से या कहीं बिजी होने की वजह से एक वीक मैं नहीं देख पाया, तो वो स्टॉक मिस हो गया। और उसी वीक उसमें ब्रेकआउट आया जिसमें वो 20% ऊपर गया, इनिशियल ब्रेकआउट। अच्छा, मतलब ये रोज नहीं करना है, हफ्ते में एक बार करो सर। और रोज करे तो रोज करोगे तो आपका मसल मेमोरी बिल्ड होगा। ज़्यादा करने से कोई नुकसान नहीं है। हाँ। क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यहाँ पे पूरा खेल डिस्क्रिशन का है, मतलब आप चार्ट देखोगे तो आप कुछ और ऑब्जर्व करोगे, मैं चार्ट देखूंगा तो मैं कुछ और ऑब्जर्व करूँगा। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये स्कैन आ गया, इसके बाद हमको सारे स्टॉक्स देखने, तो अब ये इसमें से ही मेरे सारे स्टॉक जो मैं ट्रेड करता हूँ वो यहीं से आते हैं। करेक्ट। अब उसमें क्योंकि हम लोग पास्ट जो मैंने ट्रेड्स लिए थे उसका एग्जांपल लेंगे, और उसके साथ साथ मैं एक और कॉन्सेप्ट की बात करूँगा जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ओके। तो लास्ट ईयर जब मार्केट करेक्ट हो रहा था अराउंड दिसंबर, जब उसके बाद अडानी में फियास्को या वो रिपोर्ट आई थी जिसके कारण निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे गए, तो ये वाला स्टॉक था जो मतलब अपने ऑल टाइम हाई पे था। कौन सा स्टॉक है ये? मोल्टेक टेक्नोलॉजीज करके। ओके। अब मुझे इनिशियली लगता था कि ये आईटी कंपनी है। हाँ, मैंने एक पब्लिक इवेंट में बोला ये आईटी कंपनी, बाद में मुझे पता चला ये पावर जनरेशन और इंजीनियरिंग में। तो ये आपका ऐसा भी हो सकता है कि आप पैसा बनाओ, आप प्राइस देख के सब करो और आपको पता नहीं है कंपनी करता क्या है। करेक्ट। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे मार्क मिनर्विनी को भी एक इंटरव्यू में बोला गया था कि ये कंपनी करती क्या है, उन्होंने बोला नहीं पता मेरे को।
और वो सबसे अच्छे ट्रेडर हैं ये फील्ड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको दो बाजू में हम लोग निफ्टी भी डाल देंगे ताकि हमको एक आइडिया मिल सके। तो अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है तो हमें मार्केट को देखना ज़रूरी है? नहीं। ओके, तो निफ्टी मतलब हम लोग लगा रहे हैं उसका। निफ्टी इसलिए लगा रहे हैं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे दिसंबर में निफ्टी ने टॉप बनाया। ओके। और यही स्टॉक आप देख लीजिए कि दिसंबर में इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, वो भी अब यहाँ पे बहुत स्ट्रांग कैंडल्स। अब यहाँ पे मैं आपको कोई फैंसी इंडिकेटर्स या कोई एडवांस टर्म नहीं बता रहा हूँ, बेसिकली आई टू आई ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ मार्केट ने टॉप बनाया, निफ्टी बैंक निफ्टी टॉप है, ब्रॉडर मार्केट नीचे जा रहे हैं, वहाँ एक स्टॉक ऑल टाइम हाई मार रहा है। तो यहाँ पे मेरा कन्विक्शन ऑटोमेटिकली इसमें हाई हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखना है। तो आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ का कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, आपने आंखों से देखना है सर, मार्केट कहाँ पे है और आपका स्टॉक क्या है वही है। अब जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये स्टॉक ने यहाँ पे दिसंबर में ब्रेकआउट दिया, दिसंबर में यहाँ पे टॉप बना, उसके बाद निफ्टी फ्रॉम 18,700 17,000 तक आया, पर ये स्टॉक आप देखो ये यहाँ से 130 से ब्रेकआउट देके 350 गया। तो अब जैसा मैंने आपको बोला था कि मेरा इनिशियल एंट्रीज और जो ऑब्जर्वेशन होता है वो वीकली टाइम फ्रेम पे होता है, और आपका जैसा वीकली टाइम फ्रेम पे ही देखो, आप हो सकता है कि आप फैसिनेट हो डेली से भी, पर इनिशियली आप वीकली से स्टार्ट करो। 6 महीना 1 साल ट्रेड करोगे तो आपका वैसे ही अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। तो अब इसमें हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मैंने एंट्री एग्जिट तो इसमें पिरामिड भी किया था। आप वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को सिलेक्ट कर लेते हो, बट एंट्री आपका डेली टाइम फ्रेम पे होता है। तो जैसे अब ये स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया था, पर अब मैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताने वाला हूँ जो है रिस्क टू रिवॉर्ड। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमको हर ब्रेकआउट ट्रेड करना है या हर मल्टीबैगर मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप भी एक मोमेंटम ट्रेडर हो या मोमेंटम इन्वेस्टर हो, मैं भी एक मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ, और इंडिया में टॉप 20 मोमेंटम इन्वेस्टर्स है। तो हो सकता है कि सबको अलग अलग स्टॉक में रिटर्न मिले, हो सकता है कि टॉप 250 स्टॉक्स ऐसे हैं जो रिटर्न्स दे रहे हैं, पर हो सकता है वो आपके पास है, मेरे पास नहीं है। करेक्ट। तो हमको स्टॉक से लगाव नहीं होना चाहिए। आपका हो सकता है आपका मैजेगॉन डॉक में पैसा बना, मेरा इसमें बन गया। हाँ, तो क्योंकि ये तो मैंने स्टॉक को आई थिंक मिस किया है। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्टेंस इस बात की है कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे सर ये इनिशियली यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो अब मेरे को यहाँ पे अगर तो इसका एक मिनट मैं आपको टोक रहा हूँ, इसका ब्रेकआउट प्राइस क्या था 130 और इसका ब्रेकआउट कैंडल क्लोज होते होते 140। हाँ, तो मैंने 140 पे एंट्री नहीं लिया था। ओके। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने उसको डेली टाइम फ्रेम पे मैं आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इनिशियली 2 चीज़ें होती है, आप जैसे आप भी अपने वीडियोस में बताते हो कि ब्रेकआउट के बाद या तो स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग होगा जो रीटेस्ट छोड़ो कहीं नहीं जाएगा, सीधा डबल हो जाएगा, मैजेगॉन डॉक या अडानी शेयर्स, और वहाँ कुछ शेयर्स होते हैं जो रीटेस्ट करते हैं। तो मेरे को इस चीज़ से लगाव नहीं है कि वो रिटेस्ट करेगा तभी, पर मैं बस अपना रिस्क टू रिवॉर्ड इंप्रूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगले दिन इस स्टॉक ने 9% की रैली दी, और उसके बाद जब ये यहाँ आया तो अब मेरे को ये वाला कैंडल का लो पे बेसिकली नज़र मेरी बन गई कि यहाँ पे मेरे को इंपॉर्टेंस देना है। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चीज़ और हुआ जो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होता है। हाँ। ये वाला कैंडल 9% का है। अब उसके बाद अगले 5 दिन स्टॉक 5% 3%, तो यहाँ मेरी एंट्री इनमें मैंने ऐड किया, और उसके बाद इसमें एक अपर सर्किट लग गई। तो यहाँ पे आपको मैं इनिशियली ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब स्टॉक्स ट्रेड करते हो तो आपका पूरा वर्क इस बात पे रहता है कि जैसे ही मेरा कोई स्टॉक लूजिंग में जाए तो मैं उसको as soon as काट पाऊँ। तो वो पूरा होमवर्क, वो पूरा हार्डवर्क है। जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको कुछ नहीं करना अपने को, और उसमें हो सकता है तो पिरामिड करो। ओके। अभी इसमें आपका जब भी आपने मुझे बोला कि आपने कितने में लिया आपने इसको 150 के आसपास, तो 130 पे इसका ब्रेकआउट हुआ। हाँ, और मेरा बेसिकली यहाँ पे मैंने लिया, और मेरे को यहाँ पे इसका ये लो बेसिकली ऐसा था कि जहाँ से मेरे को कॉशियस होना है। तो ये टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस क्या हम सोचते हैं? हाँ, तो यहाँ पे जनरली सर मैं कभी भी एक स्टॉक में एंट्री लेता हूँ तो मेरा ये नहीं होता कि ये स्टॉक चलेगा। मैं हर स्टॉक में इनिशियली 10% एंट्री लेता हूँ, तो मेरे 10 स्टॉक बनते हैं। अब उसमें से होगा कि कोई स्टॉक चलता है, कोई नहीं चलता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये स्टॉक चल गया, अब मान लीजिए ये स्टॉक नहीं चलता, तो इनिशियली मैं ये जैसे ही वापस अपने ब्रेकआउट के नीचे जाता मैं बाहर। ओके, मतलब जैसे अगर ये स्टॉक 130 तो जैसे मान लीजिए कि ये वाला इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हाँ, अब एक कैंडल यहाँ पे ऐसी बन जाती जो वापस नीचे आ जाती, तो वहाँ पे 2 चीज़ होती है कि बेसिकली इसने रिजेक्ट किया है। तो वहाँ पे मैं या तो अगर मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि मार्केट ब्रॉडर मार्केट अच्छे हैं
और तब ब्रॉडर मार्केट अच्छे नहीं थे, तो उस टाइम मैं 50% क्वांटिटी काट लूँगा। मेरा पूरा फोकस ये रहता है कि जहाँ मैं लूज़ करूँ वहाँ मैं 3 या 5% के अंदर बाहर आ जाऊँ, क्योंकि वहीं से मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा। तो मतलब आप ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, आप ब्रेकआउट के नीचे 10-15% का स्टॉप लॉस नहीं लगा वो रहे हो। वाला इक्वेशन तो मेरे समझ आता ही नहीं है। ओके, और आप सीधा बोल रहे हो कि अगर उस किसी स्टॉक ने 100 रुपीज़ पे ब्रेकआउट किया है और वो 110 जाने के बाद वापस से 95 आया, तो आप वैसे उसको काट दोगे? वीकली कैंडल क्लोज होना चाहिए। अच्छा, मतलब हाँ। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे भी लिया होता और मेरा इनिशियल ये स्टॉप लॉस होता, तो मैं 10% अलोकेट कर रहा हूँ और मेरा ये कैंडल जो है वो 17% का है। मान लीजिए 17% गिर भी जाता है तो मेरे कैपिटल में मेरे को 1.5% जाएगा। तो इनिशियली जो 10% होता है उसमें वो बेसिकली ये तरीका है कि मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक चलने वाला है। ओके, मतलब आप स्टार्टिंग में समझो आपको 1 लाख का लेना है या 2 लाख का लेना है, वो आप डिसाइड नहीं करते। कैपिटल जितना है 10 से डिवाइड करके डाल दें। अच्छा, मतलब आप समझो आपका कैपिटल 5 लाख रुपए है, तो आप उसका सिर्फ 10% शुरू में लेते हो, जो मतलब आपने 150 पे एंट्री की थी। और जैसे वो स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ गया वैसे आप एग्जिट हो जाओगे। अच्छा, अभी आपने मुझे बोला कि फ्राइडे क्लोजिंग बेसिस पे आप एग्जिट हो जाओगे। समझो ब्रेकआउट 100 रुपीज़ पे हुआ और मंडे ट्यूसडे वो 100 के ऊपर था, आपने एंट्री कर ली, बट फ्राइडे क्लोजिंग आते आते अगर वो स्टॉक 80 रुपया 70 रुपया हो गया तो सर वो एक जैसे हम लोग जो कर रहे हैं उसमें इनिशियली मैं कभी भी 10% ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, तो वो हिट मेरे को लेना पड़ेगा। ओके, मतलब क्योंकि मेरा स्टाइल जो है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको वो वर्स्ट केस एग्जांपल लिया कि पूरा 17% का कैंडल मेरे को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। पर जहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़ कि मैंने यहाँ एंट्री लिया और इसके मेरा स्टॉप लॉस कुछ 3-3.5% के आसपास था। ओके, तो यहाँ पे वो स्टॉक चल गया। अब इसमें अगर कोई भी स्टॉक जो मैं लेता हूँ अगर वो इनिशियली 10-15% की रेंज में ही घूमता है, एक दूसरा चीज़ होता है कि आपके पास कैपिटल के साथ साथ टाइम कैपिटल भी होना चाहिए कि एक स्टॉक को आप ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है पर ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर है तो रखो। वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं हुआ, वो बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे अगर कोई भी स्टॉक मेरा 50 या 30% बढ़ा तो वो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में अलग से ही हाईलाइट होगा कि उसी की वजह से पोर्टफोलियो चल रहा है। तो वो मेरे को चिल्ला के बोलेगा कि आपको यहाँ पिरामिड करना है। ओके, तो अभी हमारी एंट्री क्राइटेरिया आपने बता दी, आपने स्टॉप लॉस बता दिया कैसे रखना है, आपने पोजीशन साइजिंग के बारे में बताया कि आप शुरुआत में सिर्फ 10% अपने पूरे कैपिटल का 10% लेते हो एक स्टॉक में। तो अभी आप जैसे अगर कोई समझो कोई स्टॉक 100 रुपये वाला 300 रुपया हो रहा है, तो आप उसकी पूरी रैली का फ़ायदा कैसे उठाओगे? सर उसमें ऐसा है कि मैं उसमें जैसे एक स्टॉक कभी भी, मेरा ये मानना है कि एक स्टॉक अनलेस वो कुछ एक्सेप्शन हो वो एक जैसा नहीं जाता, वो आपको बहुत मौके देता है। करेक्ट। तो क्योंकि मेरा एक रीज़न है कि मैं किसी भी स्टॉक के लिए पर्सनली बायस नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि वो बायस अगर आ गया तो किसी दिन मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट से दूर जाके एक स्टॉक में बहुत अलोकेट कर दूंगा। तो मैं कभी भी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करता कि 20% 25% डाल दिया, क्योंकि उसमें दो चीज़ें हो सकती है। आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मान लीजिए पूरा बाजार चल गया वो स्टॉक नहीं चला तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जैसे ये स्टॉक ने ये वाले कैंडल्स में कंसोलिडेशन दिया, तो ये जो यहाँ पे हुआ ना सर, ये मेरी इक्वेशन का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, अब इससे दूर जाने के लिए मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाता हूँ कि मेरा भले मोमेंटम या ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई ट्रेडिंग है, पर ये कौन सा स्टॉक है? केसॉल इंडिया करके स्टॉक है सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टॉक में मैं आपको वीकली पे, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था। हाँ। पर एक कॉन्सेप्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने 2 साल की जर्नी में, तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखना कि ये जब ब्रेकआउट देने आया, एक मिनट, तो यहाँ पे आप देखो कि इनिशियली ये इसका रेंज था। हाँ, फिर उसके बाद इसका रेंज ये हो गया, सॉरी 1 मिनट, हाँ इसका रेंज और छोटा हो गया। करेक्ट। और उसके बाद इसका रेंज और छोटा हो गया। तो ये बेसिकली स्टॉक ब्रेकआउट नहीं दिया, पर ब्रेकआउट से पहले ही वो उसका मूवमेंट कंप्रेस होता जा रहा है। और स्टॉक जितना कंप्रेस होता है वो उतना तेज फटता है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमको ये, भले मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि आप वीकली टाइम फ्रेम फॉलो करते हो तो आप यहाँ पे हो, पर इसमें ऐसे स्टॉक्स में इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक में अगर मान लीजिए आप डेली टाइम फ्रेम भी फॉलो करते हो, एक लेवल के बाद आपका वीकली पे अंडरस्टैंडिंग बन गया है। हाँ। साल, 1.5 साल, 2 साल ट्रेडिंग करने के बाद, तो यहाँ पे भी आप मान लीजिए ये वाला कैंडल 5% का है, अब यहाँ पे आप 10% अलोकेट करो और आप पिरामिड नहीं भी करते हो तो आपको 400 रुपये से 1000 रुपये का रैली मिला। तो यहाँ पे बेसिकली आप मान लीजिए कि 5% का 5% आपका रिस्क था,
1 आवर और वहाँ से स्टॉक डबल हो गया, तो आपको 20 आवर सीधा मिल गया। 20 आवर से मैं इसलिए खुश हूँ कि अगले मैं 20 ट्रेड गलत जाऊँगा तो भी वो बैकअप है उसका। हाँ, तो वो मेरे को एक एग्जीक्यूशन पावर देता है। और कैश मार्केट में सर सबसे बड़ा पावर आपका यही है कि आप कितना फियरलेसली और रूथलेसली एग्जीक्यूट कर सकते हो, बिना किसी सेकंड थॉट के कि ब्रेकआउट आया मार्केट नीचे, नहीं सोचना है मेरे को, अगर लेना है तो मेरे को लेना है। ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट दे। ओके। अब जैसे इसको एक और जो स्टॉक मैंने ट्रेड किया था अभी भी मेरे पोर्टफोलियो अभी में। आप मेरे को पिरामिड का बताओ कैसे करोगे फिर आप, जो स्टॉक हमने एग्जांपल लिया उसी था। का एग्जांपल लेते हैं, उसमें मैंने 3 बार पिरामिड किया था सर। तो एक बार हमने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद हमको एग्जिट और एंट्री डेली टाइम फ्रेम पे ही लेना है। अगर जैसे उसमें 2 चीज़ें, नहीं, एग्जिट तो वीकली टाइम फ्रेम पे लेना है। एक एग्जिट भी मैं डेली पे लेता हूँ। Okay. एंट्री अगर डेली पे तो एग्जिट भी डेली पे, बस तो वो खाली आउटलुक जो अंडरस्टैंडिंग बनाना है कि मेरे को बहुत बार इसलिए मैं डेली पे, वो जो स्कैनिंग आई थी वो डेली पे इसलिए नहीं देखता हूँ कि जब मार्केट चॉपी या बहुत स्ट्रांग नहीं होता है तो डेली पे बहुत सारे ब्रेकआउट फेल होते हैं। तो हमने तो वो बोला था ना कि 100 रुपीज़ के नीचे आ गया ब्रेकआउट के नीचे, तो वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे फिर सर एग्जिट जैसे करेंगे। वो उसमें 2 चीज़ें हैं। हाँ। अब जैसे इनिशियली आप लेते हो तो आप इसके नीचे देखोगे, पर अगर आपका कोई स्टॉक यहाँ तक पहुँच गया है ओके, तो मतलब उसके बाद इनिशियल की बात है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंटली हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर आपका स्टॉक कोई 50-60% 100% बढ़ गया है तो वो स्टॉक को आपको बहुत एग्रेसिवली एग्जिट करने की सोचना नहीं है। अब मान लीजिए ये स्टॉक में मैं भले मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहा था, पर एक बार ये स्टॉक 50% गया तो उसके बाद मैं 10% का पुल बैक अफोर्ड कर सकता हूँ। पर वही चीज़ अगर कोई स्टॉक 10% के अंदर ही घूम रहा है तो वहाँ मैं अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मेरे 3 स्टॉक ही मेरे को गुड अच्छे आर ट्रेड देंगे, पर बाकी के जो 3-4 है वो एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। करेक्ट। तो वहीं से मेरा पैसा बनेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये स्टॉक इधर लिया, हाँ, उसके बाद ये स्टॉक में एक अपर सर्किट आया, तो मैं जब पिरामिड करता हूँ, मेरा पिरामिडिंग का जैसे मैंने ट्विटर पे बहुत देखा है कि पिरामिडिंग लोग ब्रेकआउट्स पे करते हैं, पर मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। पिरामिडिंग अगर आप कुछ करते हो तो एक तो आपका स्टॉक चल गया होगा तभी आप पिरामिड करोगे, तो आपका इनिशियल जो स्टॉप लॉस था वो थोड़ा नीचे होगा। तो अब अगर ब्रेकआउट पे करते हो तो आपकी जो एडिशनल क्वांटिटी पे जो स्टॉप लॉस आएगा वो 10% 15% का आएगा, तो उतना अगर वो वहाँ से गलत गया तो मेरा इनिशियल गेन भी वो खा जाएगा। हाँ, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं कहाँ पिरामिड करता हूँ, मैं सपोर्ट के पास पिरामिड करता हूँ। अब जैसे ये स्टॉक में देखिए कि अब स्टॉक में देखिए कोई भी डेली टाइम फ्रेम पे भी कोई भी स्विंग लो ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे ये वाला स्विंग लो था, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक और मान लीजिए यहाँ ब्रेकआउट आया, तो यहाँ मैं ऐड नहीं करूँगा। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक कोई पिरामिडिंग नहीं। अब ये एक बार यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब जब यहाँ पे ये वाला कैंडल बना, ये 5% वाला, तो यहाँ पे मैंने पिरामिडिंग किया। इसका एक रीज़न है कि ये ओपन लो हुआ था, आप देख सकते हो कि इसका जो ओपनिंग है वो नीचे है, जो कि सपोर्ट के आसपास है। करेक्ट। और यहाँ से तो यहाँ पे आप लाइव मार्केट में भी अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आपके पास टाइम है, तो आप लाइव मार्केट में 1 रुपये 2 रुपये का स्टॉप लॉस रख के भी ऐड कर सकते हो। करेक्ट। क्योंकि एडिशनल क्वांटिटी पे रिस्क 0 है, 2 रुपये का रिस्क या 1% का रिस्क लेके आप ऐड कीजिए। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा, मान लीजिए कि कोई ट्रेडर है जो यहाँ पिरामिड कर रहा है, अब वो यहाँ का स्टॉप लॉस भी रखेगा तो उसको 14% वहाँ और 3% 17%, पर यहीं मेरे को 5% पर पिरामिडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो वो अब यहाँ से फिर स्टॉक में ब्रेकआउट आया। और आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो मैं इनिशियली यहाँ बता रहा था, ये वाला कंसोलिडेशन, वही मेरे को यहाँ पे भी देखने को मिला, ये वाले इसमें। हाँ, और यहाँ पे ये जो लेवल ब्रेक हुआ था, यहाँ पे 2-3 बार ये 2%, इसमें बेसिकली बॉडी है ही नहीं। तो मैं वो कैंडल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ जहाँ पे बॉडी नहीं होता, क्योंकि उसका एक रीज़न है कि आप मान लीजिए कोई स्टॉक 10 दिन 20 दिन से एक ऐसा पैटर्न बना रहा है जहाँ पे कोई बॉडी नहीं है, बस 1% ऊपर जाता है 1% नीचे आ जाता है, जिसको हम आगे जाके TD पावर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ऐड हुआ। और यहाँ पे आप एक अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हो कि ये स्टॉक ने कोई भी प्रीवियस लो नहीं तोड़ा है अभी तक। करेक्ट। और आप ये देख सकते हो एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की थी स्टॉक में, कि कोई भी कैंडल जो 5% से ज़्यादा की ग्रीन कैंडल थी, उसका लो भी इसने कभी नहीं तोड़ा था। ओके। यहाँ पे जैसे ये 5% की कैंडल, इसका लो नहीं तोड़ा। अब यहाँ पे इसका लो नहीं तोड़ा, उसके बाद ये 5% की कैंडल, इसके बाद इसका लो नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ मेरे को ऑब्जर्व करने को मिल रही थी कि ये स्टॉक में सेलिंग है ही नहीं। और जब मैंने यहाँ पे इस स्टॉक को यहाँ पे एग्जिट किया था सर 310 के आसपास, हाँ, तो 310 के आसपास इसका एग्जिट करने का रीज़न ये था कि यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट के आसपास आया और उस दिन यहाँ आके फिर इसमें 3% की बाइंग आई। करेक्ट। पर उसके अगले 2 दिन में ही ये स्टॉक नीचे चला गया। ओके। तो मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट मार दी। और इसमें एक और रीज़न ये था
कि अगर ये स्टॉक यहाँ से लेकर, जैसे अगर हम लो से मेजर करें तो ये डेज लो से इतना कम से कम 8% बढ़ा, पर अगले 2 दिन में ही वो ऑब्जर्व हो गया, तो मैंने वहाँ उसको फुल क्वांटिटी एग्जिट मार दी। करेक्ट। तो इस चीज़ में हो सकता है कि आपको इनिशियल ट्रेड से यहाँ तक 100% रिटर्न मिलता, पर क्योंकि मैंने पिरामिड किया था तो मेरा प्राइस हायर गया और मेरे को अल्टीमेटली सारी क्वांटिटी मिला के 60% रिटर्न मिला। पर मेरा एम ये था कि मेरा पोर्टफोलियो टोटल कितना मूव हुआ इस स्टॉक से। करेक्ट। तो ये स्टॉक से मेरा पोर्टफोलियो 12% मूव हुआ। तो मतलब ये स्टॉक में आपने 3 बार पिरामिड की और 1 बार आपका ओरिजिनल बाय था। तो मतलब आपके पोर्टफोलियो का 40% ये स्टॉक में। नहीं सर, जैसे एडिशनल क्वांटिटी पे ज़रूरी नहीं है कि आप 10% ही तो कितना करते हो आप बेसिकली मतलब वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके पास कैश है कि नहीं पहले तो, क्योंकि आपके अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगा होगा। तो बहुत बार हो सकता है कि आपको वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन यूज़ करना पड़ेगी कौन सा स्टॉक बेचूँ। तो मैं जनरली ये यूज़ करता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ से ये मेरा 5% का रिस्क है, तो ये अगर हिट होता है तो मेरा 0.2% ऑफ द कैपिटल जाए। ओके। इनिशियल ट्रेड पे मेरा 0.3 0.4 के हिसाब से रिस्क रहता है। अब वहाँ पे ये बहुत लोगों को ये लग सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस से अगर लोअर सर्किट लग गया तो वहाँ मेरा रिस्क बढ़ जाएगा, पर वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। करेक्ट। तो अभी आपने पिरामिड में फिर आप स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो, कि आप स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हो? अगर ये क्वेश्चन मैं पूछूं तो बेटर रहेगा ज़्यादा। पिरामिडिंग में सर बेसिकली मान लीजिए कि 2 चीज़ें हैं। पिरामिडिंग में मैं अपना एक लेवल देखता हूँ, क्योंकि पिरामिडिंग में मेरे को बड़ा गलत नहीं जाना है। अब जैसे मान लीजिए सपोर्ट के आसपास बाय किया है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो यहाँ से स्टॉक भाग जाएगा या यहाँ से स्टॉक नीचे चल जाएगा। तो अगर मैं लाइव मार्केट में पिरामिडिंग कर रहा हूँ, मान लीजिए कि स्टॉक 220 पे है, तो मैं इसके नीचे 3 रुपये नीचे लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस डाल दूंगा। अगर उसमें 2 पॉसिबिलिटी आती है, अगर हिट भी हो गया तो कितना ही जाएगा कुछ। पर अगर वो चल गया तो आपको यहाँ से भी मान लीजिए 220 से 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस था और वहाँ यहाँ तक भी गया तो 3-4 आर ऑलरेडी बन गया। अब जैसे ये ब्रेकआउट आया अब मेरा इस कैंडल पे, तो बेसिकली एडिशनल क्वांटिटी पे अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो उससे आपका अल्फ़ा बनेगा, और वो एक ऐसा चीज़ है जो आपको विद टाइम डिस्क्रिप्शन से और ज़्यादा एग्जांपल्स में आप जैसे जैसे ट्रेड करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ बनेगी। तो वो आपका फिक्स है पिरामिड में 3-4% या 2-3% स्टॉप लॉस रखना? हाँ, क्योंकि सर मैं वहाँ मतलब हाईएस्ट में 5% ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि मैंने इनिशियली मान लीजिए कि किसी स्टॉक में बाई किया 100 पे, वो स्टॉक गया 140 तक। अब अगर मैं पिरामिडिंग पे बहुत ज़्यादा रिस्क ले लूँगा तो हो सकता है मेरा इनिशियल गेन भी वो स्टॉक मेरी न्यू क्वान्टिटी पर मेरे को लॉस दे दे। तो हम लोगों को एक तो जो स्टॉक चल रहा है उसको काटना नहीं है, पर एक जो प्रॉफिट बना है उसको भी प्रिजर्व करके चलना है। और मेरा ये मानना है कि आपका जो डेली M2M होता है पोर्टफोलियो का, वो भी आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट क्या करने वाला है। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल लास्ट के 2 दिन हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो लास्ट 2 दिनों में निफ्टी बैंक निफ्टी गिरा, पर वहीं 2-3 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे थे जो नहीं गिरे। राइट। तो वहाँ मेरे को वो मेरा जैसे मान लीजिए लास्ट 2 दिन में बैंक निफ्टी 1% गिरा और मेरा पोर्टफोलियो इन टोटल 0.5% गिरा, तो मेरे को अभी किसी स्टॉक में एग्रेसिवली सेलिंग करने का देखना नहीं है। पर वहीं मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है और मेरा पोर्टफोलियो फ्लैट है या नेगेटिव है, तो वहाँ मेरे को वो सोचना है कि ये क्यों हो रहा है। करेक्ट। तो जब आप पिरामिड करोगे तो आपका जो पुराना स्टॉप लॉस था जैसे वो भी शिफ्ट हो जाएगा। वो भी शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जैसे आपके पिरामिड वाली स्टॉप लॉस की पिरामिड का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी क्वांटिटी के ट्रेड एग्जिट हो जाएंगे। मतलब मैं पिरामिडिंग में रूथलेसली 2 सेकंड थॉट भी नहीं सोचता हूँ। तो इसमें आपका ट्रेड कितने टाइम तक चलता है, मतलब कितने महीने या कितने दिनों तक चलता है? तो सर जो चलने वाला स्टॉक होगा उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जैसे इंग्लिश में बोला जाता है कि विनिंग हॉर्सेस नेवर कम बैक टू द गेट। ओके। तो जो सही स्टॉक होता है वो कभी मतलब जहाँ आप बाय करोगे वहाँ से भाग जाएगा। ओके। अब जैसे ये स्टॉक था, उसके बाद मेरा एक लास्ट ईयर का ट्रेड था जो शायद आपने भी लिया था, रीटेस्ट था वो नहीं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। ओके, मतलब आप वो पहला सबसे पहला ब्रेकआउट ये वाला ब्रेकआउट कोविड के बाद का, ये वाला ब्रेकआउट। तो यहाँ पे मैंने लिया था। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि मैं जैसे ये स्टॉक को मैंने यहाँ बेचा है, तो अब जो स्टॉक चल जाता है वो 2 साल चले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मतलब इन शॉर्ट ये वो वाली बात हो गई कि जैसे अपार इंडस्ट्री करके एक स्टॉक था, मैंने ट्रेड किया और उसको मैं डिस्कस करना भी चाहूँगा क्योंकि उससे मैं एक बहुत बड़ी चीज़ सीखा हूँ कि मैंने उसको 700 पे लिया था। आई डिडंट राइड इट टिल 3000, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 1250 पे। हाँ, क्योंकि 1-2 बार उसमें रिजल्ट का रिजल्ट से पहले का कैंडल जो बना था वो बहुत बड़ा था, तो उसमें शायद आपका पिरामिड, क्योंकि मैंने पिरामिड किया था। तो पिरामिड वाले स्टॉप लॉस में फिर आप डेली क्लोजिंग का वेट करते हो? नहीं,
तो मतलब जैसे समझो पिरामिड आपने 100 रुपीज पे किया है, जैसे वो 98 या 97 आ गया, आप जो पूरे पिछले हम पिछला वाला पे थोड़ा डिस्कशन रख सकते हो, पर पिरामिडिंग पे रिस्क नहीं लेना है। ओके। क्योंकि सर मान लीजिए कि मैं पिरामिड किया 90 रुपये पे, 85 मेरा स्टॉप लॉस था, और मैंने बाई चांस उसको सोच लिया कि मैं डेली क्लोज वेट करूँगा। और जैसा अभी एक स्टॉक था डायनामाइट, कोई IT कंपनी थी शायद, जिसमें वो स्टॉक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है डेली पे, और एक दिन उसके रिजल्ट्स की वजह से उसमें अपर लोअर सर्किट लग गया। तो अगर वैसा उस दिन हो जाए तो मेरा जो इनिशियल मेहनत है, पूरा इनिशियल बाइंग से 30-40% का गेन है, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा हो गया ना कि आप शुरुआत में छोटी सी एक चीज लेते चलते हो, और फिर आगे चलते चलते आपकी वो बैग बहुत बढ़ जाती है, तो वो आपको ना ले डूबे। हाँ, आपको ना ले डूबे ना, वही चीज़ है। तो वही चीज़ है। तो जैसे ये स्टॉक में, और यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन मैं आपके व्यूअर्स को देना चाहूँगा कि अगर कोई स्टॉक जो पहले से अप ट्रेंड में है, उसके रिजल्ट्स आते हैं और वो उस दिन नहीं गिरता है, और उस दिन भी अगर मान लीजिए गैप अप के बाद है, तो वो स्टॉक वहाँ रुकने वाला नहीं है। अब जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। ये इसने टॉप कब बनाया, जब इसका स्प्लिट अनाउंस हुआ, और स्प्लिट अनाउंस होने पे स्टॉक मतलब 12% बढ़ गया। अब स्प्लिट अनाउंस होने से कंपनी को क्या वैल्यू मिल रहा है? खाली कंपनी के शेयर्स ही तो कम हो रहे हैं, या वैल्यू कम हो रही है। पर वहाँ पे कुछ जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में जब स्प्लिट अनाउंस हुआ था, उसने 20% सर्किट मार दिया था, और उसके अगले दिन उसका टॉप बन गया। तो कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट जैसे कि अर्निंग्स हो गया या स्प्लिट बोनस अनाउंस हो गया, तो स्प्लिट बोनस कंपनी के लिए ना वैल्यू ऐड करते हैं, वो खाली एक तरीका है जिससे कि और ज़्यादा लोग उसको बाय कर सकते हैं, प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। पर उससे स्टॉक भाग रहा है तो आपको कॉशियस रहना। और दूसरा ये चीज़ है कि बहुत बार क्या होता है कि एक जिसको जो बोला जाता है कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़, जैसे कि किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो वो रिजल्ट से पहले स्टॉक भागेगा, और जैसे ही रिजल्ट आएंगे वो गिर जाएगा, उसको डंप के। तो अभी जैसे हम लोग दूसरे एग्जांपल पे आ जाते हैं जो अभी मेरे पास अभी भी है। ओके, तो ये आपने कभी खरीदा था? हाँ, वो भी तो जैसे सर मैंने आपको जो पहले बोला था कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप इसको मैं सबको, ये कौन सा स्टॉक है? ये किर्लोस्कर ब्रदर्स। हाँ। ओके। तो सर जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैं ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई के अंदर ही ऑपरेट करता हूँ। करेक्ट। तो जैसे ये स्टॉक मेरे रडार पे आया था अराउंड 400 के आसपास। करेक्ट। तो यहाँ पे एक ये वाला जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं था, पर यहाँ पे ये एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जो मैं वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा था, हाँ, तो यहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा, फिर यहाँ पे फ्लैट हो गया। और अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ब्रेकआउट से पहले की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये स्टॉक इनिशियली अपने रेजिस्टेंस पे आता है, वहाँ से एक सेलिंग आती है, हाँ। पर इस बार पूरा नीचे नहीं आता है, यहाँ पे आके इसमें, और दूसरी बार फिर एक और पुल। मैं समझ गया। हाँ। मतलब आप उसके लोस को बहुत फोकस कर रहे हो कि मेरा बस मतलब मैं इसको लड़ाई देखता हूँ, हाँ। कि ये बायर्स और सेलर्स की लड़ाई है, मेरे को क्या समझ आ रहा है इसमें मैं क्या लॉजिक लगाता हूँ कि अगर वो रेजिस्टेंस के पास फर्स्ट अप टाइम आ रहा है तो इट इज वेरी रेयर कि वो ब्रेकआउट करेगा। जैसे BSE में भी हुआ था। हाँ, फिर वो सेकंड टाइम आएगा, पर वो इतना नहीं गिरेगा, हाँ। जितना वो प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दे। ये तो हम हैं जो ब्रेकआउट पे लेते हैं, जिसको हाँ। इसको राइड जो इसको चलाना चाहता है वो तो यहाँ से लेके बैठा। करेक्ट, वो तो नीचे से, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग उन लोगों की आती है ना जिन्होंने बहुत टाइम पहले वो भाव पे खरीदा था। तो वो भाव पे खरीदने वाले समझो 100 रुपए पे ब्रेकआउट है, तो वो 100 रुपए पे अगर आपने 5 साल पहले किसी ने खरीद रखा था, ग्रुप ऑफ पीपल और रिटेल लोग या जो भी है, वो 5 साल बाद 100 रुपए पे स्टॉक आता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना माल बेचेंगे, उनकी सेलिंग आएगी, और उनका जो स्टॉक खरीदेगा वो जिसको अंदर से पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, तो ये चल रहा है वहाँ पे। यहाँ पे जैसे ये वाला ब्रेकआउट आया, तो अब यहाँ पे ये वाले जो कैंडल्स होते हैं ना, मतलब एक तो होता है कि वीकली ब्रेकआउट पे 15% 20%, मैं उनमें कम इंटरेस्टेड हूँ। मेरे को इंटरेस्ट है 3% वीकली कैंडल, 4% वीकली कैंडल, क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनेगा। मान लीजिए मैं 3% का स्टॉप लॉस देके 30% भी राइड कर लूँ तो 10 आवर मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाले एरिया में मैं फोकस था। अब जैसे हम डेली पे आ जाते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे ये जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पे मैंने खरीदा। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको इनिशियली बोला था कि जैसे इसके नीचे वीकली क्लोज आएगा या डेली तो वो यहाँ पे जैसे ये वाला दिन था स्टॉक 3.5% की, पर यहाँ पे फिर डे एंड तक ऊपर चला गया। और मेरा जैसे आप बोलोगे कि आप 10% एंट्री लेते हो, तो यहाँ पे आप कहाँ पे ऐसा रखोगे जहाँ पे आपको कॉशियसली इसके नीचे तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल हो रहा है। एक टाइम था जब आप वीकली क्लोज भी फॉलो कर सकते थे, पर आजकल सडनली कोई भी स्टॉक में लोअर सर्किट भी लग जाता है। तो यहाँ पे ये वाला कैंडल जो था, इसका आप देख सकते हो कि यहाँ से ये ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पे मेरा इनिशियल एंट्री 430 के आसपास था, और ये वाला कैंडल आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मैं एक तो हो सकता है ये कैंडल के नीचे मैं एग्जिट करूँगा डेली क्लोज या वीकली क्लोज पे,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इनिशियली कंसोलिडेट किया। हाँ। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें सोच सकते हो कि यार ये तो दूसरा पुल बैक मार दिया, या इसका एक कैंडल तो बहुत वीक है, इनिशियली ये वाला कैंडल पूरा ऑब्जर्व हो गया, उसके बाद मतलब मैं यहाँ पे इतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी। तो मैं सिंगल कैंडल में कभी बिलीव नहीं करता हूँ। ओके। तो यहाँ पे जैसे ये नहीं हुआ तो अब उसके बाद अब ये यहाँ पे स्टॉक के रिजल्ट्स आए, नीचे ई है, स्टॉक के रिजल्ट आए, स्टॉक 20% अप। और तो आपने यहाँ पे पिरामिड किया कि नहीं वापस? यहाँ पे पिरामिड नहीं किया क्योंकि सर यहाँ पे एक्चुअली मेरे को दो चीज़ें थी दिमाग में कि दूसरा पुल बैक हो चुका है, तीसरा भी लाइन में, तो साला क्या है स्टॉप लॉस हिट होगा। तो यहाँ पे जैसे 20% अप हुआ, जो मैं आपको बता रहा था कि रिजल्ट आता है और रिजल्ट से पहले स्टॉक अप है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, और वहाँ पे भी गैप अप ओपन होता है। और ये गैप अप पे भी आप देखो कि फर्स्ट दिन मेरा ऑब्जर्वेशन बनता है कि क्या ये गैप अप होगा, फिर फिल होके नीचे आएगा, और दूसरे दिन जैसे ही ये यहाँ आया मैंने यहाँ पे ऐड किया। ओके। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ये हो गया, 505 के नीचे गया मैं काट दूंगा। हाँ। अब उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट किया, और जो मैं इनिशियली आपको बता रहा था वॉलीटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हम लोग बस एक बॉक्स मार्क कर, मतलब ये तो अभी का एग्जांपल है आपका? ये मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी है। हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये करेक्ट। हाँ। तो ये यहाँ पे आप सीधा देख सकते हो कि ये इनिशियली ये जो सेलिंग थी 5% की, ये इसके बाद ऑब्जर्व हो। अब यहाँ पे आप जैसे ब्रेकआउट से पहले देखो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। हाँ, और यहाँ पे 4 दिन से 2% के अंदर, 4 दिन से 2% के अंदर ऑल टाइम हाई पे। फिर बायबैक का न्यूज़ आ गया। फिर न्यूज़, बायबैक का न्यूज़ नहीं था इसमें। अच्छा, इसमें बायबैक आया है? पता नहीं मेरे को, मैंने बायबैक आया है इसमें? हो सकता है सर, क्योंकि इसमें एक्चुअली ये पूरा ग्रुप ही टर्न अराउंड है। हाँ। इसको प्रमोटर चेंज हुए हैं, पहले कुलकर्णी फैमिली थी, उनकी वजह से, तो वो तो मेरे को पता बाद में चला जब ये स्टॉक चल गया। तो अब जैसे यहाँ पे इसके वापस रिजल्ट आए, रिजल्ट वाले दिन 10% ऊपर। और आप इंट्राडे में इसका मैं आपको 3 मिनट का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। आप जिस दिन इसके रिजल्ट आए ना सर, आप देखना कि क्या इसमें वॉलीटिलिटी बनी। ये इसमें ये 2 तारीख को रिजल्ट्स थे। तो ये इनिशियली इसमें पूरे जो इंट्राडे में जो लोग ट्रेड करते हैं उनको सबको बाहर निकाला, डेज लोग क्लोज करके, और उसके बाद आप देखो कि कंसोलिडेट करके इसमें पूरा डे हाई। और ये कल भी मार्केट वीक था और उससे पहले भी मार्केट वीक था, पर ये नया इसने 2 दिन मार्केट गिरा, कुछ नहीं हुआ। कल हल्का सा मार्केट में अपमूव आया, ये स्टॉक भाग गया। मतलब ये स्ट्रॉन्ग है ना, सीधी बात है। अब इसमें मैं अगर इसमें मैं डर जाऊं कि नहीं यार मेरा प्रॉफिट चल जाएगा, अब इसमें क्योंकि मेरी इनिशियल एंट्री से मेरे को डबल, तो इसमें मैं लोअर सर्किट भी अफोर्ड कर सकता हूँ। करेक्ट। अब इसमें मेरे को बहुत टाइटली स्टॉप नहीं रखने। तो अभी आपका इसमें एक बाइंग के बाद कितना पिरामिड हो चुका है? इसमें सर मेरा एक यहाँ पे हुआ है। हाँ। और एक यहाँ पे कहीं पे हुआ है। हाँ। ये जो 3-4 कैंडल बने थे ना, यहाँ पे मैंने पिरामिड किया था। तो आपने यहाँ पे फिर से नहीं किया ये वाले लेवल्स पे? ये वाले लेवल्स पे सर इसलिए नहीं किया क्योंकि 3 दिन बाद रिजल्ट था। अच्छा। मतलब मेरा कोई पूरा फिक्स अप्रोच नहीं है, पूरा अगर जैसा मेरा अंडरस्टैंडिंग बनता है तो मैं डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो ये रिजल्ट आया ना, इससे पहले 2-3 स्टॉक में ऐसा हो चुका था कि जहाँ रिजल्ट से पहले स्टॉक भाग रहा था और रिजल्ट के दिन 20%। तो ये जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन मैं सिस्टम को बहुत टाइटली फॉलो कर रहा था। अभी आपने तो इस तरीके से ये स्टॉक को खरीदा था। मैं आपको मेरा लॉजिक बता देता हूँ, हमारे व्यूवर्स को तो पता ही है, हम लोग चार्ट शेयर करते ही रहते। अभी आप इसका मंथली चार्ट लगाइए, मैं आपको जस्ट बताने के लिए। देखो अभी इसमें बेसिक, ये कौन सा स्टॉक है? किर्लोस्कर। नहीं, ये किर्लोस्कर है। नहीं, इसमें नहीं था, मैं बीएससी की बात कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अगर हम लोग मंथली चार्ट देख रहे हैं तो ये स्टॉक ने तो मतलब 4 महीने में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है। तो ये जैसे अब मान लीजिए कि एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि क्या आप बुल मार्केट में अंडरलाइंग इंडेक्स को बीट कर सकते हो? हाँ। तो जैसे लास्ट 3 महीने में स्मॉल कैप का रिटर्न है 30%। हाँ। और मिड कैप का रिटर्न है 25-28%। ओके। पर आप कभी भी एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर बुल मार्केट में अंडरलाइंग इंडेक्स जो स्मॉल कैप मिड कैप है उनको नहीं बीट कर पाओगे। ओके। आप कब बीट करोगे? जब लास्ट ईयर जैसा ईयर आएगा जहाँ पे इंडेक्स रिटर्न नहीं दे रहा है, इंडेक्स का नेगेटिव रिटर्न है, आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव है, या बेयर मार्केट में जब आप कैश में चले जाओगे। ओके। तो वहाँ आउट परफॉर्मेंस आएगा। और आप मतलब जैसे आजकल तो ट्विटर पे बहुत लोग 30% में खुश नहीं है, सबको साल का 60%, 70% चाहिए। अब बैरन बफेट का आप देख लो, अगर आपके व्यूअर्स देखना चाहें तो उन्होंने 18% पे कंपाउंड किया है। आपको कहाँ से ग्रोथ मिलती है? जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फॉर्मूला में nth पावर पे जो है वो टाइम है। तो अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को 20% पे ही, अगर मैं इनिशियली मान लीजिए लाख रुपया ला के सीखता हूँ, 3 साल में अपनी स्किल हॉर्न कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैं जो सीख रहा हूँ वो बहुत कम कैपिटल पे मैं अफोर्ड भी, अगर लूज़ भी कर दिया तो लाख रुपया आप साल भर में कहीं जॉब करके कमा लेंगे। पर आपने अगर वो जो
सब चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली है, जैसे कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स है, वो सब चीज़ें आपने देख ली तो आप वहाँ पे वो चीज़ सीख जाओगे जो लोग 1 करोड़ लॉस करके भी नहीं सीखते। अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन में से बेसिस होती है। हाँ। तो अभी आपने मुझे आपका पूरा प्रोसेस बता दिया एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि हमारे व्यूअर्स को ये मौका मिला आपसे ये सुनने के लिए। आई विश कि आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया होगा और आप लोग इसका यूज़ करके आप भी अच्छे ट्रेड्स कर सकते हो। अभी जस्ट एक क्वेश्चन है ऐसे ही कि आपको महीने में या साल में कितने ट्रेड मिल जाते हैं अप्रॉक्स ऐसे? सर तो जैसे जो वीकली टाइम फ्रेम वाले हैं वो कम मिलेंगे। ओके। तो क्योंकि मैं लास्ट ईयर तक आपको मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो को वेरी टाइटली फॉलो करने लग गया था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस 2020 के बाद। तो 2020 में मेरे साथ एक बड़ी मिस्टेक हो रही थी इसी में कि मेरे जो स्टॉप लॉसेस थे, जहाँ पे मेरे को ट्रेड मिल रहे थे जो वीकली टाइम फ्रेम पे थे, वहाँ पे मेरे स्टॉक डबल हो रहे थे, पर जो मेरे गलत जा रहे थे वहाँ मैं 10% 15% का स्टॉप लॉस ले रहा था। तो वहाँ से एक चीज़ सीखी कि अगर आपके जो विनर्स हैं उनमें क्वान्टिटी ऐड करो, और जो आपके 10-15% के स्टॉप्स हैं अगर उनको ला के 5 या 7% पे ला सकते हो तो बहुत बड़ा, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा चेंज आएगा। करेक्ट। तो लास्ट ईयर मैंने वही किया, और इस साल जैसे अभी 2 क्वार्टर एंड होने को आए हैं, तो इस साल मेरे अभी तक जैसे मैंने 14 ट्रेड लिए, आप मानोगे नहीं मेरे खाली 6 ट्रेड चले, 8 ट्रेड नहीं चले, पर 8 ट्रेड में हाईएस्ट मेरा लॉस था 3%। ओह दैट्स ग्रेट, मतलब तो, आपने लॉस को प्रॉपर कंट्रोल तो में रखा अब यहाँ पे मैं बहुत रिजिड नहीं हूँ कि मेरे को वीकली ही ट्रेड करना है। अब जैसे जैसे एज अ ट्रेडर हर इन्वेस्टर या ट्रेडर इवॉल्व होता है, तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है कि मल्टी बैगर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई स्टॉक मेरे को 100 रुपये में मिले, 10% की रिस्क है, और अगर वो 50% जाता है तो 5 आर मिलता है। तो आपके व्यूवर्स को भी मैं ये बोलूँगा कि रिटर्न्स के पीछे मत भागो, आप बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड में बात करो, और जितना हो सके परसेंटेज टर्म में सोचो। लाख रुपए पे 10,000 मतलब 10% भी गया तो आपको लगेगा नहीं, पर जिस दिन आपका कैपिटल 1 करोड़ या 5 करोड़ गया उस दिन आपको फिगर हर्ट करेगा, तो प्रोसेस फॉलो करना हार्ड हो जाएगा। मार्केट में ये मिथ है ना आपका एक्यूरेसी कितना है, तो हाँ, इस पे भी मैं आपको बात करूंगा। ये केस में तो आपकी एक्यूरेसी बहुत खराब है। हाँ, एक्यूरेसी मतलब मैं तो ओपनली बोलता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी अगर 30% भी है, बस मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक होने चाहिए तो चलेगा मेरे को। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है सर कि जैसे बहुत लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो गलत है। जैसे मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उन्होंने पैसा लूज़ किया था मार्केट में, एक अमेरिकन कंपनी थी, तो वो उनसे बड़ा जीनियस कौन है? और जीनियस लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि उनको अपनी गलती मानने में टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे ये बॉक्सिंग जैसा है कि आपको 10 ट्रेड लोगे, 8 ट्रेड गलत जाने ही है। करेक्ट। तो ये चीज़ को फाइट करना कि मेरी एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव हो, तो आप अलग गेम खेल रहे हो। पर आप अगर रिस्क टू रिवॉर्ड इंप्रूव कर सकते हो, वो कैसे इंप्रूव होगा? लॉसेस कम करके, कैपिटल एलोकेशन बढ़ा के, तो वही चीज़ है। नहीं आयुष, बहुत अच्छी बात बताई आपने एंड लिटरली अभी जब आयुष बता रहा था ना तो मेरे भी दिमाग में कुछ चीज़ें वापस से ट्रिगर हुई। आप राइट बोल रहे हो, क्योंकि शुरुआत में ना जब भी मैंने भी शुरू किया था ट्रेडिंग, मैं भी अपने स्टॉप लॉस को जल्दी से काटता नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे 30% नीचे तक रुका था मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मार्केट अच्छा होगा तो कभी ना कभी तो ये चलेगा ही, तो ये सारी चीज़ है। अभी जैसे वो जो मैंने आपको बताया था कि वीकली कैंडल अगर ब्रेकआउट के नीचे क्लोज हो जाती है तो मैं क्यों काट लेता हूँ? क्योंकि अगर मेरे मैं बस दिमाग में वे सोचता हूँ कि क्या क्या वे पॉसिबल है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट फेल हो गया तो मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊँगा। अच्छा, बट ऐसा भी हो सकता है ना आयुष के, समझो वो वापस भाग जाए। हाँ, तो अभी क्या करें? तो अभी वापस हम खरीद दे तो खरीदना चाहिए। ये मेरी लर्निंग हुई है अपार इंडस्ट्रीज। जैसे अपार इंडस्ट्रीज में हम डिस्कस करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे लिया था। करेक्ट। अब यहाँ पे क्योंकि मैं बहुत इसमें एक बार ऐड करके बाद बहुत टाइटली फॉलो कर रहा था, तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। करेक्ट। तो अब यहाँ पे मैंने ये स्टॉक को ऑब्जर्व नहीं किया। तो मेरी एक ही आपसे पॉइंट मतलब ऑब्जर्व करने वाला ये है कि अगर आप गलत होते हो वो कोई बात नहीं है, हम लोग जो बिजनेस में है वो रिग्रेट का बिजनेस है सर, ओपनली बोलता हूँ मैं। पर यहाँ पे एक चीज़ ये सीखो कि जो भी स्टॉक ट्रेड कर रहे हो उसका एक अलग वॉच लिस्ट बनाओ। जो ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं उसका, जो ट्रेड आपने फ्यूचर पास में किए हैं उसका एक वॉच लिस्ट बनाओ। क्योंकि अगर मैं इसको अगले दिन देखता तो ये अपर सर्किट मार दी, और ये बेसिकली शेकआउट था जहाँ मेरे जैसे ट्रेडर भी बाहर निकल गए, क्योंकि सबको पता है कि कितने लोग ने स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रखा होगा। तो यहाँ पे ये 20%, अगले दिन फिर 10%। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता तो मैं यहाँ बेशक एंट्री लेता, मतलब वापस से जैसे उसने स्विंग आई किया आपने। अच्छा, अभी ये एंट्री में आप वापस से 10% से ही चालू करोगे? क्योंकि बेसिकली सर अब इसको यहाँ नीचे जाने में 8 दिन लगे। हाँ, ये बायस ने 2 दिन में वो हाई तोड़ दिया। करेक्ट। और यहाँ पे बहुत लोग क्या सोचेंगे, ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। नहीं होती है दोस्त, वो एंट्री री एंट्री नहीं होता है। वो तो आज भी कभी कभी मेरे से नहीं होता है। हाँ,
तो जैसे इसमें है ना सर, आप यहाँ पे दो चीज़ें आ जाएगी कि आप अपना यूनिवर्स कितना छोटा कर लेते हो। क्योंकि अब ट्रेडिंग में आप अगर रिवर्सल फॉलो कर रहे हो, रिवर्सल ट्रेड भी मिलेंगे, कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलते हैं वो भी मिलेंगे। आपको करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अल्टीमेटली अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस छोटा करना पड़ेगा। जैसे इन्वेस्टिंग में लोग करते हैं, मैं ट्रेडिंग में ले आया हूँ। अभी की मैं आपको मेरी गलती दिखाता हूँ। आप जेके टायर का वीकली चार्ट निकालो। एक टाइम पे 3-4 महीने पहले अपोलो टायर और जेके टायर ने दोनों ने साथ में ब्रेकआउट दिया था। ये वीकली चार्ट है। हाँ सर, वीकली चार्ट। हाँ, वीकली चार्ट निकालो। ये रहा। ये देखो, जेके टायर ने थोड़ा सा पीछे जाओ। जेके टायर ने पहले ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया। हाँ। उसने फिर ब्रेकआउट दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे आप जैसे ये वाला अगर मैंने एंटर किया होता ना सर, तो मैं यहाँ बाहर होता। नहीं, बाहर तो मैं भी हो गया, मैं भी 8% में बाहर हो गया। आप 4 में हुए, मैं 8 में हुआ। क्योंकि वो टाइम पे क्या हुआ, अपोलो टायर और जेके टायर में ब्रेकआउट आ रहा था। तो मैंने क्या किया, 100 रुपये डालना है, मैंने 50 रुपये अपोलो में डाला, 50 रुपये जेके में डाला। मैं सोच रहा था कि एक ही इंडस्ट्री से दो। एक अच्छी बात मुझे, क्योंकि आपने बोला कि आपने आधा आधा किया है, हाँ, तो मैं इसमें थोड़ा मतलब देसी टर्मिनोलॉजी ऐड करता हूँ कि अगर आपको ये पता ना चले ना कि जड़ी बूटी कौन सी लानी है, तो पूरा पर्वत उठा लाओ हनुमान की तरह। हाँ। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से सेक्टर पता चल जाए ना, तो आपका काम हो जाएगा। हाँ। अब जैसे लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था कि मेरे को डिफेंस में पता नहीं था कि कौन सा चलेगा। हाँ। तो मैंने इनिशियली HAL में ट्रेड किया, फिर उसके बाद BDL में ट्रेड किया। तो और इससे पहले हमेशा सेक्टर्स ही चलते हैं सर, स्टॉक नहीं चलते। जैसे अभी पावर इक्विपमेंट और पावर जनरेशन वाले स्टॉक्स चल रहे हैं। TD पावर हो गया, किर्लोस्कर ब्रदर भी उसी में है, जनरेशन में ही है। उसके बाद नाम से तो पता ही नहीं चले मैं तो मोल्टेक को IT कंपनी समझे बैठा था, तो वो मेरे साथ हुआ। और अभी लास्ट टू लास्ट ईयर केमिकल्स में हुआ, जहाँ आपने भी दीपक फर्टिलाइजर ट्रेड किया था। तो वही वाली बात है कि हनुमान की तरह जाओ, पर्वत उठा लाओ। राइट। अभी है ना, इसमें मैं आप लोगों को सबको ओपनली बताना चाहता हूँ, जेके टायर में मेरे से गलती हुई, क्यों नहीं मैंने वो लिया। अब ये गलती को भी मैं इम्प्रूव करूँगा। तो जैसे आयुष ने बोला ना कि अपनी एक वॉच लिस्ट होनी चाहिए, जो फेल्ड ट्रेड प्लस पास्ट में जो ट्रेड हुए थे वो उसमें ऐड कर दो। तो क्या होगा कि हमारे पास वो हमेशा हफ्ते में एक बार वो स्टॉक पे ध्यान रहेगा। मैंने क्या किया था, जेके टायर को डस्टबिन में डाल दिया था। मैंने उसको मेरे पूरे स्क्रीन में से, स्क्रीनर में से, सब जगह से उड़ा दिया था। तो इसलिए ये हुआ। तो थैंक यू आयुष, बहुत ही मज़ा आया ये वीडियो देख के। थैंक यू सर। एंड मैं आपको सच बताऊँ ना, तो आपका मेरे को पूरा प्रोसेस पता चल गया। ये वीडियो फिर से एक बार जब अपलोड हम लोग करेंगे ना, मैं फिर से ये वीडियो देखूंगा। क्योंकि इसमें मेरा क्या फ़ायदा हुआ पता है। मैं क्या करूँगा अभी मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास जो स्टॉक्स ऑलरेडी होल्डिंग में है, मैं उसमें स्विंग ट्रेड करूँगा। स्विंग ट्रेड करूँगा डेली टाइम फ्रेम में जाके, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है उसी में अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। वही। अब सर हो सकता है कि जैसे मैं इनिशियली मैं भी बिलीव करता था कि कंसंट्रेटेड बेट्स होने चाहिए। पर जैसे मैंने एक चीज़ समझी कि जो भी मोमेंटम इन्वेस्टर्स है, आप इंडिया के टॉप मोमेंटम इन्वेस्टर देख लो, वो कुछ 200 स्टॉक्स का ग्रुप होगा, जिसमें कोई इधर बैठा होगा, कोई इधर बैठा होगा। रिटर्न ले दे के सबको मिलना है। अब हो सकता है कि मेरे से अपार मिस हो गया, मेरे से मेज़ागॉन मिस हो गया, तो उसको मैं रिग्रेट ही करूँगा, क्योंकि ये रिग्रेट का बिजनेस। हाँ, वो तो है, वो रिग्रेट तो होता ही है। बस ऐसा आप इनिशियली आप बहुत कम रिस्क लो। इनिशियली आपकी कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अब जैसे अब फॉर एग्जांपल एक ट्रेड था मेरा, जो मैं आपको बताता हूँ, विंडलास करके, अभी जिसमें मेरे को ये स्टॉक ऊपर भी गया और ये वापस मेरा हिट हो गया। तो ये स्टॉक में बेसिकली मैं ब्रेकआउट प्ले कर रहा था BSE जैसा। तो यहाँ पे जैसे ये वीकली पे ब्रेकआउट आया और डेली पे जाने के बाद आई एंटर्ड समवेयर सर हियर। तो क्योंकि एक दो चीज़ें यहाँ होती है कि ये जो बड़ा कैंडल है, यहाँ मैं आपको मैंने बताया मैं एंटर नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे ये पुल बैक पे मैं एंटर कर रहा था, पर यहाँ पे 2-3 दिन हुए मेरे को लग रहा था कि मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। एक दिन गलती से इसमें 10% मूव आता है। अब उसके बाद भी कोई फॉलोअप नहीं, और यहाँ पे ये जैसे ये हुआ ना, यहाँ पे मेरे को एग्जिट लेना पड़ा। करेक्ट। तो इसमें ये ऐसे ट्रेड्स होंगे, 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड चलेंगे, 4 ट्रेड ऐसे होंगे और 4 ट्रेड तो ये 7-8 अगर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और अगर मान लो आपके 3 ट्रेड में आपको 0.3% की रिस्क आप ले रहे हो और उसमें 10 आवर मिल रहा है, तो 3% करके 9% आपका क्वार्टरली बन जाएगा। नहीं, ये सही बताया आपने, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एंड आयुष, मैं हमारे सारे गेस्ट से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ कि क्या कोई स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बन सकता है? बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि भाई हम जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग करें। सर, तो जैसे मैं आपको अब मेरे एग्जांपल देता हूँ। मैं कॉलेज के बाद एज अ ट्रेडर ऑप्शनेबल्स और क्विक अल्फा में ज्वाइन हुआ। तो अभी जॉब कर रहे हो? हाँ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की जॉब है और मैं अपने साथ साथ बिल्ड भी कर रहा हूँ। तो आप जैसे कि फुल टाइम ट्रेडर मेरे को फुल टाइम ट्रेडिंग करना था। तो मेरा वो एम पूरा हो रहा है, क्योंकि आपको एक ट्रेडर के पास ही जॉब मिल गया। तो अब दूसरा फैक्टर, जो लोग बहुत हड़बड़ी में डिसीजन लेते हैं,
ट्रेडिंग तभी अच्छी होती है जब उससे आपको पैसा नहीं चाहिए। व्हेन यू ट्रेड फॉर ब्रेड एंड बटर, ट्रेडिंग अच्छी नहीं होती। तो अभी जैसे आफ्टर कॉलेज आई जॉइन, तो फर्स्ट थिंग आई डिड विथ वॉट एवर आई मेड, मैं कैपिटल बढ़ा सकता था, मैंने इमरजेंसी फंड बनाया। अभी मेरे पास 2 साल के मेरे मंथली एक्सपेंसेस हैं, अगर कुछ भी गलत जाता है तो वो चीज़ मैंने दी। उसके बाद आपको ट्रेडिंग अगर करना है फुल टाइम, तो आप एक तो आपको ये चाहिए कि इतना कैपिटल हो कि आप अगर 1% भी बनाओ या 2% भी महीने का बनाओ, तो आपका कम से कम आपके सारे नीड्स पूरे होने चाहिए। आप 25 लाख 30 लाख से तो फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और उसमें क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लो, अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, फॉर एग्जांपल आपके आईटी जॉब है, आप साइड बाय साइड ये कर लीजिए। आपने जो बताया उसमें मुझे नहीं लगता है कि फुल डे मार्केट के स्क्रीन के सामने जैसे बैठने की जरूरत है। मैं सैटरडे संडे देखता हूँ और आप उसमें अलर्ट, जैसे मैं अलर्ट नहीं डालता, आजकल तो जीटीटी ऑर्डर्स भी आ गए हैं जिसमें फुल एंट्री एग्जिट सब हो जाता है। तो फुल टाइम ट्रेडर सर बनना चाहिए। बस ये है कि आप पैसे के लिए करोगे तो मार्केट आपको बहुत धोएगा। ये वही बात हो गई ना, लड़की के पीछे भागोगे, लड़की हमेशा आगे रहेगी। वही, बट आप अच्छे बनो खुद ब खुद। क्योंकि मेरे को हमेशा से ये था कि ये चीज़ मेरे को फैसिनेट करती है। अब मेरा वे ऑफ लिविंग, मैं बफेट के बारे में बहुत पढ़ा हूँ, तो मेरा वे ऑफ लिविंग बहुत सिंपल है। मेरे को कोई किसी चीज़ का शौक नहीं, मेरे को स्टॉक्स बाय करने का शौक है। तो अभी वो चीज़, और आप अगर आप इसमें फुल टाइम करना चाहते हो तो आपके पास 2-3 सोर्स और होने चाहिए जो धीरे धीरे बनते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं 20 साल की एज में जस्ट ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो अनलेस कि मेरे को घर से 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो मैं फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकता। और आप वो 1 करोड़ को मैनेज भी नहीं कर सकते। एक होता है सर, एक होता है कि जो मतलब ट्रैकिंग पे जाता है धीरे धीरे माउंटेन, अब किसी को आप सीधा वहाँ ले जाके रख दो और वो नीचे देखेगा उसकी फट जाएगी। राइट, क्योंकि वो उतनी जर्नी क्रॉस करके नहीं आया है। सही है आयुष, बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया आपसे बात करके। एंड आई विश कि आप लोगों को भी वैल्यू मिली होगी। देखो मैं ना ऐसे प्लान करके किसी के साथ इंटरव्यू नहीं करता, मैं हमेशा वो पर्सन को देखता हूँ, और शायद आयुष हम लोग दूसरी तीसरी बार मिले, राइट, और मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ, और अगर वो पर्सन मुझे अच्छा लगता है, जेन्युइन लगता है, तो मैं आप लोगों के साथ उन लोगों की आइडिया और उन लोगों की स्ट्रैटेजी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आई विश आप लोगों को ये जो हमारी एफर्ट्स है उसमें आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप ये चीज़ को यूज़ करोगे। एंड मैं आप लोगों को पर्सनली बोलूँ, आज के वीडियो में मैंने तो बहुत ज़्यादा सीखा है। ज़्यादातर मैंने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखा है, क्योंकि आयुष ने और मैंने इतने डिटेल में बात नहीं की थी, बट आयुष ने शायद अच्छा किया कि आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ शेयर कर दी। मैं जो जानता था मैंने बता दिया। एग्जैक्टली। अभी बहुत ही मज़ा आया आयुष ये बात करके। एंड आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। देखो लाइक और शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि हम हमारी मेहनत करके यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। एज अ व्यूअर अगर आप एक लाइक और शेयर कर दोगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, आपको पैसे लगेंगे नहीं और हमारे चैनल को थोड़ा अटेंशन मिल जाएगा। बस यही एक आपसे मैं मांगता हूँ, और कोई चीज़ आप लोगों से मैं मांगूंगा नहीं। तो थैंक यू आयुष, और मैं आपको विश करता हूँ कि आगे आप लाइफ में अपने बहुत अच्छा करो। थैंक यू सर। और मैं नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलूंगा तब मैं शायद और अच्छी चीज़ें भी आपसे सीखूंगा। थैंक यू सर। एंड थैंक यू एवरीवन, मैं आप लोगों से मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।